देखो ये आज का टेस्ट है फिजिक्स का टेस्ट। फिजिक्स मंथली टेस्ट हम लोग का इसी प्रकार का होगा, आधे घंटे का होगा। ठीक है, अर्थात मतलब कि टेस्ट करने के लिए हम पूरा दिन बर्बाद नहीं करेंगे। आधे घंटे में आप टेस्ट लिखोगे। अब ये 5 क्वेश्चन है, आगे चलकर 10 क्वेश्चन हो जाएगा। आराम आराम से करो, लिखो कॉपी में, लिख कर सबमिट करो, फिर उसको चेक करके आपको हम रिटर्न बैक दे देंगे। और जो वीडियो के माध्यम से देखोगे तो वीडियो वाले क्या करेंगे, वो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और कक्षा लिख कर भेजो 6200216257। अगर वीडियो के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो इस पे क्या करें, व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप के माध्यम से आप कॉपी चेक करवा सकते हैं। तो तुम लोग के लिए नहीं, जो कहीं और से पढ़ेगा वो लोग के लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, 2 नंबर का है, 2 नंबर का, अब ये 7 नंबर का था। तो जितना मार्क्स का दिया हुआ उसी हिसाब से हमें उसको लेंदी करके लिखना था, बड़ा करके लिखना था। क्वेश्चन में है क्या चीज, कुछ बैक की बातें हैं, मतलब जो 11th से पढ़ना था, कुछ हमने जो पढ़ाया वो, और कुछ पढ़ने वाले हैं वो चीज के बारे में था, ताकि कुछ ना कुछ माइंड में सेटअप होता चला जाए। कुछ और लिखना चाहते हो? नहीं, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, 2 देखो नाम लिखे ना सब लोग। वीडियो वाले क्या कर सकते हैं, पॉज करो, आधे घंटे समय लो, खुद से लिखो। और कॉपी चेक कराने वाले व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं 15 नंबर में कितना नंबर आ रहा है। एकदम 1-2 नंबर आ ही जाएगा, क्यों? देखो अभी कोई विशेष हम लोग पढ़े नहीं है फिजिक्स में, ठीक है, फिर भी टेस्ट एक लगाई दिए। ट्वेल्थ का फिजिक्स शुरू किया था क्या? ट्वेल्थ में 2 बुक पढ़ना है क्या? फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से संबंधित है, और सेकेंड बुक में मॉडर्न फिजिक्स है और ऑप्टिक्स है, मतलब आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिक, भौतिक विज्ञान। और दूसरा क्या था उसमें, प्रकाशिकी, जिसमें कि परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, ये सारी बातें पढ़नी। तो 2 बुक पढ़ना है। 2 बुक में हम पहले बुक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन, पहला बुक में हमने कहा कि 3 टॉपिक में चेंज करो उसको। पहला क्या था, स्थैतिकी, वैद्युत स्थैतिकी। ठीक है, वैद्युत वैद्युत स्थैतिकी। दूसरा क्या था, चुंबक वाला। और तीसरा क्या था, तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। 3 पार्ट में ही पूरा का पूरा बुक खत्म हो जा रहा था। ठीक है, ये हमने पहले चर्चा कर रखा है। वैद्युत स्थैतिकी में ही हम लोग पहला चैप्टर की बात कर रहे थे। इस चैप्टर का नाम था, पहला चैप्टर क्या नाम था, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, मतलब वो वैद्युत क्षेत्र ही था, वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम लोगों ने क्या चर्चा किया, आवेश, आवेश किस तरह से पैदा किए जा सकते हैं। आवेश को हम रगड़ के पैदा कर सकते हैं, गर्म करके पैदा कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश से पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ करंट वगैरह से कर सकते हैं। ऐसे तमाम तरीके से आवेश पैदा किए जा सकते हैं। हालांकि आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि हम पैदा नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से वहां चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आवेश हम चढ़ा सकते हैं किसी बॉडी पे, लेकिन नया सृजन नहीं कर सकते हैं। ये आवेश के बारे में हमने पढ़ा था। आवेश का गुण के बारे में पढ़ा था, आवेश का गुण या विशेषताएं, जिसमें 3 था, आज टेस्ट में दिए भी थे। कौन कौन था, क्वांटीकरण, और संरक्षित होता है, और योगात्मक। वैसे एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, योज्यक या योजमक जगह लिखा है, योगात्मक ही है। योगात्मक मतलब सीधे सीधे हम जोड़ सकते हैं। क्वांटिक क्विज में ही हम लोग एक चीज पढ़े थे क्या, Q इक्वल टू एनी, और Q इक्वल टू एनी से ही कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने सीखे थे।
शायद 2-3 बार बताते बताते अब समझ में आ गया होगा। छोटी सी न्यूमेरिकल समझ में आया था क्या? अरे यार न्यूमेरिकल का मतलब जानते हो, जिसमें कुछ ना कुछ हल करना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल 1-2 बताए थे ना, तो समझ में आया। एक ही नियम बोला, 4 रुपए का 5 मैंगो तो 5 रुपए का कितना मैंगो, उसी के आधार पर था। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो Q इक्वल टू एनी लगाकर काम कर लो, हो जाएगा। Q इक्वल टू एनी लगाकर भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया भाई, ये फार्मूले हमेशा साथ नहीं देंगे, लेकिन एक ही नियम जो है यूनिटरी लॉ हमेशा साथ देगा, पूरा जिंदगी साथ देने वाला है। चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, साथ देगा। तो उसको सीखो पहले। मतलब 7 रुपीज का 5 मैंगो तो 5 रुपीज का कितना मैंगो, अगर वो निकालने हम सीख जाते हैं तो बहुत हद तक काम कर सकते हैं। यही 2 टॉपिक पढ़े थे क्या? आवेश, आवेश का गुण नहीं पढ़े थे। और कोई बहुत विषय हम लोगों ने पढ़ा नहीं। आगे हम लोग को पढ़ना था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम 2 दिन से ये बता रहे हैं कि आप ये बता रहे थे जब कूलाम का नियम क्या, किस चीज के बारे में? कूलाम का नियम किसके बारे में कहता है? कुछ 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को निकालने के लिए कुछ कहता है। ठीक है, उसके डायरेक्शन के बारे में कुछ कहेगा, या फिर उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ तो कहेगा। ठीक है, यही करता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि हाँ क्या वो कह रहा है, इसके बाद उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेकर आएंगे, फिर इसके रिसर्च को समझेंगे कि आखिरकार कूलम साहब किस प्रकार से रिसर्च किए। और अगर हम रिसर्च को समझ लेते हैं, आपको साइंस में मजा आने लगेगा। आप ये जान पाएंगे कि किस तरह से कोई थॉट्स को, कोई विचारधारा को हम मैथमेटिकल इक्वेशन दे सकते हैं, किस तरह से साइंटिस्ट, वैज्ञानिक किस तरह से सोचते हैं। या फिर आप साइंस का जो परिभाषा पढ़ेंगे कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, क्रमबद्धता के साथ पढ़ने का नाम विज्ञान है, सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ने का नाम विज्ञान है। तो आपको यहाँ समझ में आएगा, कूलम के नियम में समझ में आएगा यहाँ क्या होता है सुव्यवस्थित, क्या होता है क्रमबद्ध। क्लियर है? पहले लिख लेते हैं कूलम साहब क्या बोले। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण या मात्रा, कुछ भी कर सकते हैं, परिमाण के गुणनफल या आवेशों के गुणनफल भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लिखो यार, पहले से लिखा हुआ है, लिखो इसको लिखो। 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण या आवेशों के गुणनफल डायरेक्ट बोल सकते हैं, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
लिख पाए? गया। अब देखो, समानुपाती का मतलब जानते हो? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जानते हो? जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते ना? कोई समझाता भी नहीं है, जान लेते हैं आज। समानुपाती का मतलब होता है, समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात। समान अनुपात, समान प्लस अनुपात से मिलकर बना हुआ समानुपाती। ठीक है, इसका मतलब ये है, मान लो अगर दो बंदे हैं, एक्स और वाई, कोई भी चीज हो सकता है। अगर एक्स वाई के समानुपाती है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखेंगे, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, या हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, एक्स समानुपाती वाई, नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर y बढ़ेगा, अगर y का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर y घट रहा है तो x भी घटेगा। बात समझे? अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा, y घट रहा है x भी घटेगा। अगर y गायब हो गया तो x भी गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर y जीरो हो गया तो उसी हिसाब से x भी कुछ ना कुछ जीरो होगा। आप समझे? कहाँ से नहीं दिख रहा है? अरे कैसे नहीं दिख रहा है? ये व्हाइट वाला करें क्या? अरे देखो, मैं क्या बोला कि समानुपाती का मतलब है कि x और y अगर दो राशि है तो x समानुपाती y। ठीक है, x समानुपाती y का क्या मतलब? मतलब ये है कि यदि y बढ़ेगा तो x नहीं बढ़ेगा। अगर y घटा तो x भी घटेगा। बात समझे? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। मान लो ये जो है कि एक बंदा है, ये जो है कि एक बंदा है और इसका एक छोटा सा चाइल्ड है। बात समझे? एक मैन है, इसका चाइल्ड है। अगर मैं ये कहूं कि इन लोगों का उम्र जो है, उम्र आयु एक दूसरे के समानुपाती होता है, तो क्या होगा नहीं होगा? देखते हैं। अगर इस ये मान लो कि 0 साल का है और ये कितना है, 25 साल का। ठीक है, फिर इसका जब 1 साल होगा तो बोलो कि इसका जो फादर है उसका 26 साल हो जाएगा नहीं होगा? 26 साल हो जाएगा ना। इसका जब 5 साल हो जाएगा तो इसका 25 5 30 साल हो जाएगा। इसका जब 50 साल हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 75 साल हो जाएगा। अब देख पा रहे हो ना? तो ये दोनों क्या है, समानुपाती। लेकिन कब से? जब इसका जन्म हुआ तब से, जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले कोई समानुपाती का रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन अब समानुपाती की रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, एज का मतलब आयु समझते हो, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट बढ़ता है। हाइट बढ़ता है, सही बात है। मतलब कि उम्र बढ़ेगा तो अब बच्चे को देखो कि जैसे जैसे उम्र होगा, 1 साल का था तो छोटा सा था, 2 साल का हुआ तो और बड़ा हुआ, 3 साल का और बड़ा हुआ, 10 साल का और बड़ा, 20 साल का और बड़ा, 25 साल तक लोग कहते हैं कि हाइट बढ़ता है। सही बात है। मान लेते हैं कि 25 साल तक बढ़ता है, तो 0 से लेकर 25 साल तक एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहेंगे, हाइट। कहाँ पाओगे? एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। देख पा रहे नहीं? दिख रहा है? एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। कब से कब तक? 0 से लेकर 25 साल तक।
लेकिन 25 साल के बाद क्या वो बढ़ता है? तो इंसान जिराफ बन जाता है। तो अगर बढ़ता ही रहता तो इंसान ही जिराफ बन जाता है। जैसे सांप बढ़ता है, सांप जो है कि अपनी आयु में जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो लंबा होता है। ऐसा कहीं पढ़े सुने? होता होगा या होता है? सही बात क्लियर हुआ? समानुपाती जब भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कहीं भी मिल रहा है, इसका मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। भले उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा दी, जैसे कि हमने एज और हाइट में टर्म एंड कंडीशन लगा दिया, 0 से लेकर 25 साल तक होगा, हमेशा नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? समानुपाती 100% समझ में आया? जैसे रेलवे लाइन की अगर हम बात करें, रेलवे लाइन का जो ट्रैक है, एक ट्रैक पे अगर आगे बढ़ोगे तो दूसरा ट्रैक भी आगे बढ़ रहा है। अगर एक ट्रैक घूम रहा है इधर तो वो भी घूम रहा है। अगर एक ट्रैक राइट हैंड साइड में गया तो राइट हैंड साइड में दोनों जाएंगे। ठीक है, तो वो समानुपाती का मतलब होगा। दूसरा मतलब है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब है उल्टा। अगर x और y के बीच कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स, उल्टा, और अनुपाती का मतलब जान रहे हैं, तो उसी रेशियो में आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। x और y में अगर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इसको हम ऐसे लिखिए, x 1/, ठीक है, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, या इसको हम लोग पढ़ेंगे कि x व्युत्क्रमानुपाती y, समझे? x व्युत्क्रमानुपाती y, इसका मतलब क्या है देखते हैं। अगर x बढ़ेगा, मान लो x का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब y के ले लेते हैं, y का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, ठीक है, y का वैल्यू बढ़ रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब घटेगा, ठीक है, एक y का वैल्यू बढ़ रहा है तो x का वैल्यू घटेगा। कुछ एग्जाम्पल लगता है, मान लो एक बच्चा जो है कि उसका एज बढ़ रहा है, ठीक है, एज बढ़ रहा है तो उसके शरीर में क्या हो रहा है? शक्ति भी बढ़ रहा है, पावर, एनर्जी, एनर्जी भी बढ़ रहा है। सही बात है? अगर एज बढ़ रहा है 0 से लेकर 45 साल तक, मान लेते हैं 50 साल तक, मान लेते हैं कि एज बढ़ेगा तो उसका एनर्जी या मैन पावर बढ़ेगा। सही बात है? ये कैसा संबंध हुआ? समानुपाती। लेकिन 50 साल के बाद या 40-45 साल के बाद, 50 साल के बाद मान लेते हैं, 50 ईयर के बाद क्या होता है? एज बढ़ेगा तो शक्ति बढ़ता है क्या? अरे वो बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे हम क्या कहेंगे कि एज बढ़ेगा, एज बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा? घटने लगेगा। इसको हम क्या कहेंगे? समानुपाती संबंध है। मतलब कि 50 साल से पहले तक या 40 साल ही ले लो, 40 साल से पहले तक, 40 साल लेस देन 40 ईयर, समानुपाती का संबंध है। लेकिन 40 साल से ऊपर जाओ तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध। बात क्लियर हुआ? तो समानुपाती का मतलब कि एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज बढ़ेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ठीक उल्टा, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा। एकदम क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इसको एक मिनट हो गया, लिखा हुआ था हमारे पास। मान लेते हैं अभी कहा था, कूलम्ब ने क्या कहा? दो आवेशों के बीच, दो बॉडीज के बीच नहीं बोला है, दो ब्लॉक के बीच नहीं कहा है, दो वस्तु के बीच नहीं कहा है, आवेश के बीच बोला है। मान लेते हैं दो आवेश ले लेते हैं, ये दो आवेश ले लें, ठीक है। इससे मान लिया कि चार्ज कितना है भाई, तो Q1 है, इस पे चार्ज कितना है, Q2 है। ये भी मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है, R, मान सकते हैं? ये भी मान लिया। इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में कूलम्ब ने कुछ कहा। कूलम्ब ने ये कहा, मान लेते हैं कि इसके, बोलो कि कैसा फोर्स लगेगा इन लोगों के बीच, आकर्षण या प्रतिकर्षण? ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल लगेगा मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे क्या? जाना चाहेंगे? क्यों नहीं जाना चाहेगा ना? एक दूसरे को रिपल कर रहा है ना, प्रतिकर्षित कर रहा है।
ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों को ऐसे सटा पाओगे क्या? दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, डूब जाएंगे। तो फोर्स जो है कि बल इधर की ओर लगेगा, इसमें बल इधर की ओर लगेगा। मान लेते हैं कि यही एफ है और ये भी एफ ही है। कूलम्ब साहब ने क्या कहा? दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल हमने पकड़ लिया, ये यही बल है, वो बल, ठीक है। बल इनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट हम ऐसे लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है, Q1 इंटू उसका कितना, Q2। पहला स्टेटमेंट का एक ट्रांसलेशन हुआ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट कर दिया। फिर क्या बोलता है, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके विरुद्ध क्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती है। कहने का मतलब कि 1/r²। सही है। अब मैथ में सीधे आ जाओ, फिजिक्स छोड़ दो। अगर दो स्टेटमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स ये बोलता है कि दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को मिला दो। एफ, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इसको और इसको दोनों को मिला दो, हो जाएगा Q1 Q2/r²। फिर मैथ ही कर रहा है, अब फिजिक्स सब कुछ नहीं कर रहा, फिजिक्स की कहानी यहीं तक खत्म हो गया। अब सीधा मैथ। फिर मैथ कहेगा कि अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहते हो, समानुपाती के साइन को हटाना चाहते हो और इक्वल का साइन लाना चाहते हो, बराबर का साइन, तो इसके लिए कोई ना कोई एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होगा। ये मैथ कह रहा है, मैथ कभी झूठ नहीं बोलता है। सभी सब्जेक्ट झूठ बोल सकते हैं, मैथ कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कौन है, मैथ है। मैथ कभी झूठ नहीं बोलता है, बहुत कड़क सब्जेक्ट है, बहुत तबाही मचा देता है वो, ठीक है। ये जो है कि क्या कहेगा, समानुपाती अगर हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमको दे दो, बराबर साइन मार सकते हो। तो दुनिया वालों ने क्या कहा कि एफ इक्वल टू के लिखा। वैसे कोई जरूरी नहीं था, दुनिया की पत्तियों में हम लोग चले, हम लोग चाहे तो दूसरा कुछ भी लिख सकते, कुछ गलती नहीं होगा। लेकिन दुनिया वालों ने लिखा है, ठीक है, तो हम लोग भी लिख सकते, ठीक है। के Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे लिखोगे ना कि के क्या है, के क्या है, ये क्या है, कूलम्ब नियतांक। हाँ कह सकते हो, हालांकि नियतांक लिखो उतना ही सही, नियतांक। अब यहाँ तक उतारो, इसके बाद के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो सर समझने नहीं समझने वाले की बात नहीं, सब कुछ समझ में आया, इसमें कोई कष्ट नहीं है, जल्दी से उतारो। हो गया। लिख पाए, डाले। देखो इसका जो वैल्यू देखा गया, इस के का जो वैल्यू देखा गया, तो के का वैल्यू आ रहा था 9 × 10⁹। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 9 × 10⁹ आ रहा था। इसका अगर मात्रक लिखना है, अरे सब देखो भाई, इसका अगर मात्रक लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, के को यहीं पे छोड़ दो और एफ और आर का स्क्वायर कर दो। एफ का मतलब न्यूटन और आर का मतलब मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई Q1 Q2 नीचे चला जाएगा तो कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा। अभी फिलहाल समझ में नहीं आया हो, मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो, कैसे हम लोग देख कर ही
सारा काम कर सकते हैं। कोई भी एक ग्रेविटेशनल नियतांक का कोई निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाए। एकदम आसानी से, मेरे को भी याद है लेकिन मैं बता सकता हूँ क्या इस तरह से निकालें। फार्मूला याद है, फार्मूला से निकालें। फार्मूला देखकर ही मैं लिखा, मैं कोई रट्टा मार के नहीं रखा हूँ कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये फार्मूला याद है, निकाल सकते हैं। अभी बताएंगे। के का वैल्यू कितना देखा गया? इतना हुआ। फिर और आगे देखा गया कि के जो है कि किसके बराबर आ रहा है? तो के आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्या था? नियतांक था, मतलब कांस्टेंट है, उसकी एक वैल्यू एकदम नियत होती है किसी एक मीडियम के लिए, अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाएगा, वो देखेंगे बाद में। के नियतांक है, के का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना? 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में इन्हें पूछता है। ये आपको यूनिट को भी चेक करना है। 4 को दे देगा, कुछ में कहेगा कूलम है, कुछ में कहेगा मीटर क्यूब है, कुछ में कहेगा न्यूटन स्क्वायर है, ऐसे कुछ ना कुछ कंफ्यूज करके आपको देगा। और के का अगर दूसरा वैल्यू की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो रहा है वायु के लिए, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी रेडी हो गया कि क्या है भाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन कितना? एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12। 8.85 पॉइंट तुम लोगों ने दिखता है ना, पॉइंट बड़ा बना देता हूँ। 8.85 into 10 to the power -12। अब इसका क्या करें? फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जब भी कर रहे हैं तो इधर आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। अब यूनिट कैसे लिखें? देखो एप्सिलॉन यहाँ पे है, के का हम देख रहे हैं कि एक ही होता है। एप्सिलॉन जब यहाँ जाएगा, के नीचे उतरेगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। मान लो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे कन्वर्ट करना है, सब बताएंगे। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई कष्ट तो है नहीं, सब तो बना बनाया रेडीमेड चीज है, सिर्फ देखते रहो, देखते देखते आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। के का वैल्यू जो इतना आ रहा था, जानते हो किसके लिए था? वायु, माध्यम जल की वायु हो या फिर निर्वात, ये आप कह सकते हैं कि वायु के लिए, वायु या फिर निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। तो काफी का कोई मीडियम के लिए कितना होता है? मान लो हम लकड़ी में रख दिए, हम पानी में रख दिए, हम ग्लास में रख दिए, ठीक है, कोई सी तेल में रख दिए, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में होता है के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओनली एप्सिलॉन होता है जहां एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो फिर आर क्या है भाई? एप्सिलॉन आर कहां से आ गया? ये तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखे कि निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट समझ में आ गया। एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर फिर से एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब सापेक्षिक परावैद्युतांक। माध्यम का सापेक्षिक परावैद्युतांक, सापेक्षिक परावैद्युतांक। इसका वैल्यू कहां से कहां रन करता है? तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलता है, तो हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। पहले इतना कॉपी करो।
आपके जैक बोर्ड में क्या क्वेश्चन लोग पूछ सकता है, एक विजिट में बता सकता हूँ। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं वहां से क्या उन लोग पूछ सकता है, कई नंबर वाले में पूछेगा, लॉन्ग टाइप पूछेगा, शॉर्ट टाइम पूछेगा, पूरा का पूरा मैं बता दूंगा ए टू जेड, एकदम आ जाएगा 100%। उससे ज्यादा वो कोई पूछ ही नहीं सकते, उनकी हैसियत नहीं, उनकी औकात नहीं कि उससे ज्यादा पूछे। ठीक है, उससे ज्यादा वो लोग खुद जानता नहीं है क्या क्या पूछेगा। आप अगर कंटिन्यू रहोगे देखना तुमको दिसंबर जाते जाते तक पूरा पेपर आउट करा देंगे, मतलब गेस मार देंगे कि इतना इतना चीज है, इतना ही पूछेगा, उससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता है, उनकी कैपेसिटी है ही नहीं। हो गया। सीबीएसई का होता तो सीबीएसई में ऐसा नहीं बोलते हैं, सीबीएसई वालों का हैसियत बहुत भयानक है, वो लोग आईआईटी नीट वाले भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, लेकिन जैक वाले बेचारे बड़े गरीबी दिखाते हैं पूछने में, बिल्कुल लल्लू पल्लू जाके पूछेंगे सब क्वेश्चन। अरे कितना स्लो लिख रहे हो यार, फास्ट लिखो। मिटाओ। जैक वाले के का नाम, के का वैल्यू पूछेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछेंगे, एक चेक करेंगे और एक चेक करेंगे। ठीक है, एक एक नंबर। अगर 2 नंबर पूछना है तो कूलम्स लॉ लिखने के लिए बोलेंगे, कूलम्स लॉ लिख कर कुछ बोलो। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड के लिए कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा कहानी जो सुनाने जा रहे हैं ये कहीं कोई जरूरत नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एनसीईआरटी कर रहा है, थोड़ा सा रिसर्च बताइए कि आखिरकार कूलम साहब ने कैसे सोचा। ठीक है, कैसे सोचा, देखो बहुत शॉर्टकट में बताते हैं, समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी खुशी रहता है। ठीक है, कूलम्स ने क्या किया, 2 चार्ज लिया। ठीक है, 2 चार्ज लिया, एक का नाम पकड़ा Q1 और दूसरा का नाम पकड़ा Q2। इनके बीच का डिस्टेंस जो रखा था 1 मीटर रख दिया, 1 मीटर का डिस्टेंस रख दिया, इसको फिक्स कर दिया, एकदम फिक्स कर दिया, इसको बांध दिया किसी चीज से। ठीक है, किसी चीज से बांध दिया, फिक्स का मतलब मान लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे दीवार में चिपका दिया होगा तो धक्का से वो दीवार ना, ठीक है, एक ऐसे दीवार से चिपका। अब देखा कि इस पे कितना फोर्स, अब इन लोग का वैल्यू रखना शुरू किया, मान लिए कि एक Q1 का वैल्यू कितना रखा 1 कूलम, और इसको कितना रखा 1 कूलम। ठीक है, कितना डिस्टेंस 1 मीटर, और एक क्या है दीवार में चिपका हुआ है, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा ना, कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स लग रहा था 9 × 10⁹। कैसे भाई, हटा दो इसको, देखते हैं। F इक्वल टू क्या था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू अपने को पता नहीं तो K रहने दो ऐसे ही, Q1 का वैल्यू कितना है 1, Q2 का वैल्यू कितना है 1, और R का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर दुनिया जानता है 1 ही होता है, आएगा कितना K आया, और K कितना हो रहा था भाई, ये 4, सॉरी मतलब आगे लिख देते हैं 9 × 10⁹ 9, और फोर्स, फोर्स को किसमें मेजर करते हैं सर, इकाई क्या है, मात्रक क्या है फोर्स का, बल। अरे इतना तो बता सकते हो यार, नहीं किसी को पता है, अभी मैंने पूछा था बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है, इसमें क्या इतना परेशान होना, न्यूटन, न्यूटन को आप खोजे थे बल के बारे में, ठीक है, न्यूटन, इतना न्यूटन का बल लग रहा था, मेजरमेंट किया गया, कुछ तरकीब लगाया कि कितना फोर्स कितना बल लग रहा है, इसमें कितना रिपल्सन लग रहा है, कितना इधर फोर्स लग रहा था, कितना लग रहा था 9 × 10⁹ न्यूटन। इनको मजा आ गया कि भाई चलो ये संख्या तो मिला कम से कम,
इसी को आगे चल के के का वैल्यू यही आएगा क्या? आएगा ना। के का वैल्यू यही बता रहे हैं बार बार हम। ये फोर्स यहां से निकल कर आएगा। अब देखते हैं, अब उन्होंने ये कहा नहीं नहीं हम इतना से खुश नहीं है, खुशी कहाँ मिलेगा? Q2 का वैल्यू चेंज करो, ठीक है, एक था तो Q2 का वैल्यू अब जो है कि 2 कर दिए, एक की जगह पे क्या कर दिए? 2 कर दिए। बोलो दुगना किए नहीं किए ना। अब F निकालो, F इक्वल टू के, Q1 का मतलब कितना 1, Q2 का मतलब कितना 2 और R का मतलब कितना 1 का स्क्वायर आया कितना के गुणे 2 इंटू के। और के का वैल्यू अगर 9 आ रहा है तो 2 गुणे के कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 आ जाएगा। 18 इंटू 10 टू द पावर 9 कितना है? फोर्स न्यूटन। इनको बहुत खुशी लगा था कि दुगना किए तो फोर्स भी दुगना हो गया। इसी तरह से फिर से दुगना किए, एफ इक्वल क्या कर दिए यहाँ पे? 2 नहीं 4 रख दिए, 2 दूनी के 4 कर दिए, 3 रख दिए, कुछ भी कर दिए। इसी तरह से निकालते चले गए और देखा कि जैसे जैसे एक Q2 का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? फोर्स बल का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इससे कंक्लूजन ये निकल कर आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। बात समझे? यही सेटअप उन्होंने बनाया था, एक को फिक्स किया, एक मीटर दूरी पर रखा, Q2 का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 कुछ रखते चले गए और फोर्स को निकालते चले गए। उन्होंने महसूस किया कि फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर इसका मान बढ़ा रहा है तो इन्होंने कह दिया कि भाई F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। बोलो कोई कष्ट नहीं है। दूसरे तरफ उन्होंने कहा कि नहीं अब वैसा नहीं कर सकते, ये हटाओ, ये दीवार यहाँ हटाओ, Q2 में फिक्स कर दो, Q2 को फिक्स कर दो, ये वाला आपका क्या हो गया? फिक्स कर दो। और सेम कहानी Q1 के लिए कर दी। Q1 का वैल्यू 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 ऐसे रख दिया। जब ऐसे रखते चले गए तो क्या होता चला गया? Q1 का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो F भी बढ़ रहा था। जब ऐसा हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 भी आ गया। बोलो ऐसा नो। 2 एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। मैथ में हम आधे पहले पहुंच रहे हैं। अब उन्होंने देखा, ये दोनों को लिख रखता हूं यहाँ पे, क्या क्या मिला है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मिला है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 मिला है। अब एक कहानी यहाँ पे बन सकते हैं, ये उतारने की जरूरत नहीं है, ये कहीं पूछा नहीं था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया? अब किया कि Q1 लिया, Q2 लिया, Q1 1 और Q2 भी कितना लिए? 1। तीसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, पहला से दूसरा से अब तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 1 मीटर जब था, R इक्वल टू 1 मीटर था, बोलो कि F इक्वल टू कितना आ रहा? तो K, Q1 मतलब 1, Q2 मतलब 1, R स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर आया कितना? K का वैल्यू K आया कितना? 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है। अब ये साहब क्या कर दिए दूसरी स्थिति में, R का वैल्यू 1 नहीं किए बल्कि इसको यहाँ पर करके R का वैल्यू 2 कर दिए, मतलब 1 था अब 2 कर दिए, क्या हुआ? दुगना कर दिए। दुगना कर दिए तब फोर्स निकाला कि फार्मूला तब तक पैदा नहीं हुआ था, मैं बता रहा हूँ फार्मूला से निकाला नहीं, वो एक्सपेरिमेंट से निकाल रहा है। ये जो बल है ना, बल कैसे निकला हुआ है? एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ है। हम यहाँ पे बता रहे हैं फार्मूला से नहीं निकला है, फार्मूला तो बाद में बनेगा, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होने के बाद बनेगा ना, लेकिन हम आसानी से बता दे रहे हैं आसानी के लिए। F इक्वल टू जब निकाला इन्होंने तो देखा कि कितना हो रहा था, फार्मूला लगा के देख लेते हैं। 1 1 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कहाँ से आया हुआ तुम लोग? 2 दूनी के 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर आएगा कितना? मतलब कि 9 × 10 की पावर 9/4, 4 गुना घट के। मैंने अभी बताया था कि बीज समानुपाती का मतलब क्या होता है? एक को बढ़ा रहे हैं, R का वैल्यू बढ़ा रहे हैं और ये हमारा घट रहा है, 4 गुना घट गया। इन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा देखते हैं।
यहाँ कहा कि भाई 3 करो, तो 3 किया तो उन्होंने क्या देखा, K1 और 3 का स्क्वायर, तो देख रहे हैं कि अरे ये तो K/9 हो गया, गजब तरीके से घट रहा है। 4 किया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 16। क्या अनुमान लगाएंगे, फोर्स जब यहाँ पे मिल रहा है एक्सपेरिमेंट से, इन्होंने कहा कि भाई जो दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती, पहली चीज, क्योंकि घट रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा रहे हैं कि जब हम दुगुना कर रहे हैं तो 4 गुना घट रहा है, 3 गुना कर रहे हैं तो 9 गुना घट रहा है, तो 4 गुना करेंगे तो 16 गुना। इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि घट तो रही रहा है, व्युत्क्रमानुपात तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके स्क्वायर मतलब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, मतलब कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मस्त वाला सब कुछ मिक्स कर दिए उन्होंने मैथ्स लगाकर, Q1 Q2/r², ठीक है, और थोड़ा और मशक्कत करके K मान लिया, K मानकर वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, और बाकी फार्मूला सामने। यही सेम काम इसने किया है, सबों ने किया है, एक दो नहीं, सबों ने ऐसी इसी तरह से जो है कि अपनी सोच को मैथमेटिकल इक्वेशन में देता है। तो साइंटिस्ट बनना है इसको सीखो, ठीक है। न्यूटन साहब ने जो एक फोर्स के लिए दिया था, F इक्वल टू क्या इक्वेशन दिया था ना, G कैपिटल G m1 m2/r²। इसका भी हिस्ट्री जब पढ़ोगे, ठीक है, इसके इतिहास से पढ़ोगे तो ऐसे ही किए, सेम ऐसे ही किए, उसी तरह से G का वैल्यू निकाल दिए, m1 m2 से देख लीजिए कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है और यहाँ पर ये कौन सा फोर्स है, अरे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, Fg इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक बल है, बात समझे। अरे आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, और ये जो है कि क्या है, Fg दो मास के बीच, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल है, जैसे कि धरती और चंद्रमा के बीच लग रहा है, ठीक है, और एक आवेश और आवेश के बीच लग रहा है। बात क्लियर हुआ, इस तरह से जो है कि ये निकाल कर दिखा दिया। अभी तक में कोई डाउट नहीं है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं। थोड़े चलते हैं मात्रक बताते हैं, क्योंकि आपका 11th में पढ़ना था, ठीक है। आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, कूलम्ब्स के इक्वेशन में F इक्वल टू K Q1 Q2/r² होता है, ठीक है, तो K का मात्रक बताएं, मात्रक बताएं, बता सकते हो क्या, K का मात्रक बता सकते हो क्या, कुछ नहीं करना है, तो बहुत आसान है, यही K है ना, K को पकड़ो, अगर हम K को क्या ऐसे करो, K को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, R इधर चला जाएगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तुम लोग को उसमें भी दिक्कत हो, ऐसे डायरेक्ट करता हूँ, F r² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू कितना, K Q1 Q2, हमें K निकालना है क्या, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख सकते हैं क्या, K Q1 Q2 टू F r² हो जाएगा, तो K इक्वल टू कितना, F r² डिवाइड बाई Q1 Q2। तुम लोग जब करोगे तो इतना स्टेप ना करोगे, हमें करने की उतना जरूरत नहीं, K इक्वल टू F r² बटे हो गया, इसी में दिख रहा है ना, इतना 3 लाइन क्यों करें, लेकिन फिलहाल आप करो, फिलहाल करो। अब देखो कि K का मात्रक जो होगा, K का मात्रक इक्वल टू क्या होगा, F का मात्रक गुणे R का मात्रक का स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 का मात्रक गुणे Q2 का मात्रक। तो F का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, R बोले तो क्या है, दूरी, और दूरी को मेजर क्या किसमें करते हैं, मीटर में, हम क्या कहेंगे, मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको क्या है कूलम, और ये भी कूलम, कूलम कूलम अगर 2 बार है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, कूलम का स्क्वायर, आंसर। कोई कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है, उतारो इसको।
1 से 2 क्वेश्चन 100% श्योर है कि पूछेगा, मात्रक और बीमा से ना पूछे ऐसा संभव ही नहीं है। आप उठा के पेपर देखो और अपने सबूत के लिए विवेक से का पेपर डाउनलोड करके रखो, जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। हो गया झाड़ू। इसी तरह से आपसे पूछेगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ, मात्रक बताओ। मेरे को भी याद नहीं एप्सिलॉन का मात्रक, मेरे को भी याद नहीं। क्या करें, कुछ नहीं, कोई एक ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें कि एप्सिलॉन नॉट आता है। हमारे पास यही फार्मूला है क्या, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। अगर हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से पकड़ के खींच के यहाँ ले जाए तो ये नीचे नहीं चला जाएगा। अगर हम इसको यहाँ लेके चले जाते हैं ये यहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ की जगह पे F लिख लो, ठीक है, F इंटू Q1 Q2 बाई आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एकदम मस्त पेपर में ऐसे करो, 1 नंबर का है तब भी, 2 नंबर का है तब भी, दिखा दो कि हम कुछ पढ़ के आए, नंबर देगा कोई, ऐसा लिख दिया। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जाहिर सी बात है 1/4 पाई का मात्रक कुछ होता है क्या, 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है। F का मात्रक होता है क्या, हाँ होता है। क्या होता है, न्यूटन। आर स्क्वायर का मात्रक होता है क्या, हाँ होता है, मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 का, तो पहले न्यूमरेटर ऊपर वाला को देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका तो बेचारा कुछ है ही नहीं, F के लिए क्या लिखेंगे न्यूटन, आर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे मीटर स्क्वायर। एक नंबर के लिए अगर हम इतना लिख दें एग्जामिनर आपको पहले ही नजर में जान जाएगा कि आप पढ़ क्या, और जो चीज आप सही से नहीं भी लिखोगे ना उसका भी नंबर दे देगा, ठीक है। वो इतिहास में मुगल काल लिख दो तब भी जो नंबर दे देगा। आई बात समझ में, नंबर पाने की कला होती है, क्या नंबर पाने की एक कला होती है, उस कला को सीखना है। हो गया, बल सदिश राशि है क्या, अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, चलो मान लेते हैं सदिश राशि, बल सदिश राशि ये हम सब जानते हैं, अच्छी बात है। अगर मान लो कि किसी बॉडी पे, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, कोई टुकड़ा है, इस पर 2 न्यूटन
F1 इक्वल टू 2 न्यूटन और F2 इक्वल टू 2 न्यूटन लग रहा है, तो बोलो कि इसमें टोटल कितना फोर्स? 2 न्यूटन का फोर्स एक बंदा लगा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स दूसरा बंदा लगा रहा है, इस पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना, टोटल बल कितना, कुल बल कितना? तो तुम लोग 4 होगा, 100% श्योर? सदिश राशि है तब भी, सदिश राशि है तब भी 4 होगा। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि किसे कहते हैं? उसको सदिश बोलेंगे। सदिश राशि का मतलब है ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसके साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो। सदिश जो साधारण बीजगणित नहीं, तो सदिश के जोड़ों का जो नियम है ना, सदिश जोड़ने के लिए कुछ नियम पड़े, ट्रायंगल का नियम, पैरेललोग्राम का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम पढ़े हो? नहीं, कभी देखे नहीं हो, देखे तुम लोग? वो सब नियमों का जो पालन कर रहा हो वही क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि होने के लिए 3 कंडीशन, नंबर 1 उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नंबर 2 उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब यही है सदिश के जोड़ के नियम को फॉलो करना चाहिए, बात समझे? तो बल सदिश राशि है, और हम यूं ही सदिश राशि को देख कर नहीं कह सकते हैं कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन बराबर 4 न्यूटन होगा, ये गलत हो जाएगा। डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। मान लेते हैं कि एक बंदा इधर खींच रहा था, इधर खींच रहा था 2 न्यूटन से, और दूसरा बंदा इधर खींच रहा है 2 न्यूटन से, तो बोलो कितना फोर्स? 2 न्यूटन इधर और 2 न्यूटन इधर। इस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन दैट ब्लॉक इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में एफ नेट इक्वल टू कितना? 0। बात क्लियर हुआ? अब दूसरा देख लेते हैं। यही ब्लॉक है और एक बंदा इधर खींच रहा है और एक बंदा इधर खींच रहा है, ये भी 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन। मान लिया कि एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री इनके बीच का एंगल है, रस्सी लगा के खींच रहे हैं। उस कंडीशन में एफ नेट जो है, एफ नेट या टोटल फोर्स 0 कभी नहीं होगा, 0 नहीं होगा। कितना होगा? कभी सदिश राशि पढ़े जाए, तुम जानते हैं एडिशन के लिए हम लोग जान रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट आएगा। इतना जान लो आप कि ये कितना होगा जी? 4 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। अब साइन कॉस जो मैथमेटिक्स में पढ़े थे, साइन 30 कितना, कॉस 30 कितना, वो सब भी एक बार रिकॉल करके आप आओ, ठीक है, पढ़ कष्ट उठाओ। अब दूसरे एक और कंडीशन देख लेते हैं। एक कंडीशन है, एक बंदा यहाँ पे खींच रहा है 2 न्यूटन के, और एक और बंदा पैरेलली यहाँ पे खींच रहा है, ये भी 2 न्यूटन के। इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? एफ नेट इक्वल टू 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 2 कितना? 4 हो जाएगा। अगर एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो सिंपल अलजेब्रा, जो साधारण दो घटा हम लोग जानते हैं, 2 + 2 4 हो जाएगा। एक दूसरे को अपोजिट कर रहा है, कैंसिल करके 0 कर देगा। अगर एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, कुछ एंगल बन रहा है, तो 0 और 4 के बीच में बनेगा, 0 और 4 के बीच में बनेगा। क्लियर हुआ? एकदम श्योर हो गए? तो अब वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा जानना है, 11th वाला जाकर पढ़ना, कहीं नोट्स वगैरह में लिखा होगा ना सदिश राशि के बारे में, उसको जाकर पढ़ना, उसमें क्या क्या किया होगा। जब हम इसे जानेंगे तब जाकर कूलम्स लॉ पे आधारित, कूलम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा क्लियरिटी आएगा कि कूलम साहब क्या करेंगे। क्लियर हुआ? और तुम लोग नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, इतना आप रिविजन करके आइए। क्या क्या होमवर्क है?
देखो होमवर्क क्या क्या है, सदिश राशि और सदिश राशि को पढ़ जाओ, सदिश राशि खास करके पढ़ जाइए, सदिश राशि जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़। सदिश राशि किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल, सदिश राशि होने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, जैसे 3 मैंने बताया, ठीक है। योगात्मक योग के नियम को भी फॉलो करना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, उसके कुछ एग्जाम्पल देखो। अब जोड़ेंगे तो किस तरह से जुड़ता है वो, कैसे फार्मूला चलता है, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में किस प्रकार से चलेगा, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को पढ़े होंगे जोड़ में, ये चीज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो वो देखो आई जे ए के फॉर्म में भी कुछ जोड़ घटाव किए होंगे, नहीं किए होंगे, आई जे के फॉर्म में आई जे के नहीं किए, क्या कर देखो यार, कुछ पढ़ाया होगा करेंगे इसमें कोई टीचर, क्या कर देखो, नहीं पढ़ाया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ाया होगा हम पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। सभी राशि आप कम से कम देख कर आइए, इतना ही होमवर्क रहेगा बस, ओनली एंड ओनली सभी। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत, और अध्यारोपण का सिद्धांत आप सब लोग जान रहे हो। अगर मैं यूं कहूं कि इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लगा रहे हैं, 2 बंदे फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को कंसीडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना। अगर 2 बंदे ना लगा के 50 बंदे रस्सी खींचे, तो बोलो कि नेट फोर्स निकालने के लिए 50 को आप कैलकुलेट करोगे ना, 50 को जोड़ोगे, तो यही कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा अध्यारोपण, अध्यारोपण रोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत यही बोलता है कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, हालांकि यहाँ पे कह रहा है, ये कहता है कि भाई ये आवेश के कारण जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी सदिश राशि अगर किसी एक बॉडी पे लग रहा है तो सदिशीय सम के मुताबिक उस पर नेट उस राशि का मान हम निकाल पाएंगे। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिलहाल इतना समझो कि अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, सभी का सम करेंगे। कैसा सम, सदिशीय सम करेंगे। तो सदिश राशि फिर बात आएगा, तो सदिश राशि तो ट्रांस होने वाला नहीं है, आज से शुरू हुआ, लास्ट तक जब तक जिंदगी चलेगा ना 12th में, तब तक चलता है, कभी छोड़ेगा नहीं। जिस चैप्टर में जाओगे वहां, जहां जाओगे वहां पाओगे, मिलता रहेगा। इसलिए सदिश राशि कल पढ़ गए, ठीक है। आज के लिए बस करें, ओके ऑलराइट।